लास्ट टाइम पे देखो हम लोगों ने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था और उसमें लास्ट में कुछ टर्म आए थे, दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड एंट्रोपी, और उसमें लेक्चर फिर ख़त्म हो गया था। तो हम लोग आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और फिर चीज़ों को ध्यान से समझना कि एक्चुअल में है क्या। तो देखो, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि कोई भी प्रोसेस जो खुद से हो, मतलब जो भी खुद से होता है इस नेचर में। आपको देखो, पहले इस बात को समझो कि ये चैप्टर जो है वो डेली लाइफ के एक्सपीरियंस पे बना हुआ है। हम लोग जो रियल लाइफ में जो देखते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं, उस पर बना हुआ चैप्टर है। तो डेली लाइफ में जो चीज़ें खुद से होती हैं वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लाइक कि जैसे बाहर मान लो रिवर है, पॉन्ड है, और सन के रेडिएशन से वो गर्म हो जाते हैं और फिर वो वेपराइज हो जाते हैं। तो वाटर लिक्विड को वाटर वेपर में कन्वर्ट होना बाहर नेचर में, वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब ये है कि जो कोई भी प्रोसेस जो खुद से होता है वो स्पॉन्टेनियस है। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि चैप्टर हम लोगों के एक्सपीरियंस पे बना हुआ है। ठीक है, 10 में नीचे लिखो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मीन्स एनी प्रोसेस विच टेक प्लेस इटसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट। तो अगर कोई भी प्रोसेस जो खुद से होता है वो क्या होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, अब देखो नेचर में हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं भाई, ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो नेचर में जो चीज़ें खुद से होती है, मतलब नेचर में बहुत सी चीज़ें होती रहती है, जैसे कुछ भी वाटर का वेपराइज होना, मान लो आयरन का रस्ट होना, कोई भी प्रोसेस जो खुद से होता रहता है वो कैसा प्रोसेस? वो है आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो इसमें नीचे लिखो ऑल नेचुरल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे क्या होता है? स्पॉन्टेनियस। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो एक बात को समझो। सपोज करो हमको कुछ भी, जैसे मान लेते ए से बी जाना है, मान लेते कुछ फॉरवर्ड जाना है, तो मान लेते हैं कि ये आपके पास सपोज करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस है, मान लेते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। तो देखो, नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है कि वो खुद से नहीं होने वाला है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब ये कि वो खुद से नहीं होने वाला है। अगर आप इसको हेल्प करोगे, सपोर्ट करोगे, मान लो आपने इसको एनर्जी दे दिया, कोई हेल्प दे दिया और ये हो गया, तो स्पॉन्टेनियस हो सकता है। इस नॉन स्पॉन्टेनियस का ध्यान रखना, ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो हो ही नहीं सकता है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? देखो, जो खुद से हो जाए वो स्पॉन्टेनियस, जो खुद से ना हो वो नॉन स्पॉन्टेनियस। जो खुद से ना हो उसको आप बाहर से तो एनर्जी दे के करवा ही सकते हो। विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट इट कैन टेक प्लेस। सो नॉन स्पॉन्टेनियस का ये मतलब नहीं कि वो कभी नहीं हो सकता। नॉन स्पॉन्टेनियस का सिर्फ ये मतलब है इट विल नॉट टेक प्लेस बाय इटसेल्फ, इट रिक्वायर सम एक्सटर्नल सपोर्ट। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो नॉन स्पॉन्टेनियस मीन्स दैट a process or a reaction will not take place by itself. It can take place with the help of external support. ठीक है, ये हो सकता है with the help of external support। तो अगर external support रहेगा तो वो हो भी सकता है। It can take place with the help of external support। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि जो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है इसका ये बिल्कुल मतलब कि नहीं वो नहीं हो सकता। इसका सिर्फ ये मतलब है वो खुद से नहीं हो सकता। अगर आप उसको किसी तरीके का सपोर्ट दोगे तो वो आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखो आगे हम लोगों ने जो समझ रहे थे वो एंट्रोपी पे थे। तो एंट्रोपी को लेकर देखो हमारे पास कुछ बातें हैं। एक तो ये कि पहले एंट्रोपी को समझना, और सेकेंडली हम लोगों को क्या समझना है, इसका एक सिंपल फॉर्म जिसमें हम लोग एक एनर्जी डिराइव करेंगे, गिब्स एनर्जी, जो इसको समझने में या स्पॉन्टेनिटी को समझने में हमें ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। पर पहले चलो इस पर हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें एंट्रोपी भी समझ लेते हैं। एंट्रोपी भी कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। तो देखो होता क्या एक्चुअल में, एंट्रोपी क्या मेजर करता है इसको आप आराम से सोचो। देखो डेली लाइफ के एक्सपीरियंस पे बना चैप्टर। एंट्रोपी का मतलब क्या है? रैंडमनेस। ठीक है, आप खुद सोचो, कोई भी चीज़ अगर आप लाइफ में करना चाहते हो तो उसमें मान लो सिस्टमेटिक आपको, जैसे मान लो कि मैंने बोला कभी कि बच्चों को मैं बोलता हूँ कि डेली 5 to 6 आवर स्टडी करो, आपका IIT में हो जाएगा। 5 to 6 आवर स्टडी जो लोग करते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है डेली करना। मीन्स
एक सिस्टमेटिक लाइफ जीना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और आराम किसमें होता है, पढ़ाई ना करना पड़े, रेस्ट करे, दिन भर वेब सीरीज देखे घूमे, तो ये इजी वाली ज़िंदगी। तो भाई एंट्रोपी मतलब कि रैंडमनेस ज़्यादा, मतलब घूम रहे, वेब सीरीज देख रहे, कुछ पता ही नहीं, तो वो अपने आप हो जाएगा। देखो लॉ क्या था, लॉ समझो पहले क्या था, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेस इन केस ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जो खुद से होने वाला है उसमें एंट्रोपी बढ़ेगी। एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस। पढ़ाई वढ़ाई ना करने को, अरे कोई बोल दे पढ़ाई वढ़ाई मत करो, घूमो घामो ऐस करो, अच्छी लाइफ हो जाएगी, बहुत पैसा मिल जाएगा, तो कोई पढ़ाई नहीं करे, तो सब ऐसे घूमे घामे, मतलब वेब सीरीज देखे, फिर बस हो गया, यही सब है। तो लेकिन ये क्या है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब ये अब से खुद से होने वाला है। अब देखो मैंने ये बोला है अभी थोड़ी देर पहले कि नॉन स्पॉन्टेनियस का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो हो नहीं सकता, हो सकता है, पर एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, आपको कुछ ना कुछ एनर्जी लगाना पड़ेगा। मान लो आपको पढ़ाई करनी है, डेली पढ़ाई करनी है 5 आवर 6 आवर, तो उसके लिए बहुत सिस्टमेटिक होना पड़ेगा, बहुत एफर्ट, बहुत एनर्जी की या बहुत ज़्यादा डेडिकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो वो मतलब स्टडी करना एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो मतलब खुद से नहीं होता है। खुद से क्या होता है, खुद से आदमी को सोना होता है, खुद से वेब सीरीज देखना होता है, खुद से मान लो बाहर घूमना होता है, ये खुद से होता है। खुद से पढ़ाई करना वो खुद से नहीं होता, तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो स्टडी करना एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसके लिए आपको एक्सटर्नल सपोर्ट की, एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस। रैंडमनेस का मतलब कि जैसे मान लो कि सपोज करते हैं कि अरे क्लोथ मान लेते, कपड़े होते ना बाहर धूप में पड़े हुए सूखने के लिए, कपड़े मान लेते ले आए और वो ऐसे गट्ठा रहता ना वो मतलब गोल गोल, उसको फेंक दिया, तो ऐसे रैंडम कपड़े पड़े हुए, तो मीन्स अरे कोई अरेंजमेंट नहीं, मतलब सामान इधर पड़ा है उधर पड़ा है। मान लो आप मान लो किसी के मान लो घर पे जाओ, सामान यहाँ पड़ा है वहाँ पड़ा है ये पड़ा है, तो वो देखो कितना आराम से होता है, स्पॉन्टेनियस, कुछ नहीं करना पड़ा, ये फेंक दिया वो फेंक दिया, स्पॉन्टेनियस। और वहीं पे अगर वो आदमी मान लो बहुत सिस्टमेटिक रहे, कपड़े सारे फोल्ड करके रहे, सारे सामान अपनी जगह पर अरेंज रहे, पूरा घर क्लीन है, तो बहुत एनर्जी, बहुत एफर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो वो कैसा है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस। अरे नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब कि खुद से नहीं होने वाला है, करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये मतलब कि खुद से क्या होता है, खुद से होता है रैंडमनेस, मतलब खुद से, अरे आप खुद सोचो, अरे मतलब आपको अगर कोई बोले एकदम जैसे मर्जी वैसे रहो, तो आप क्या करोगे, फिर ऐसे सामान इधर उधर पड़ा रहेगा, तो आपका रैंडमनेस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो नेचर यही कहता है, एक्शन में बताया ना डेली लाइफ के एक्सपीरियंस में, तो लॉ यही कहता है डेली लाइफ में, या हम लोग वही चीज़ करते हैं या जो वो चीज़ें खुद से हो जाती है जिसका रैंडमनेस ज़्यादा होता है। यही तो बोला कि रैंडमनेस ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेस फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं उसमें क्या होता है, रैंडमनेस अपने आप बढ़ता है, मतलब जिसका रैंडमनेस बढ़ता है वो अपने आप हो जाते हैं। ठीक है, तो लिखना चाहो तो लिख लो, वही एंट्रोपी मेजर्स द रैंडमनेस, मोर एंट्रोपी मीन्स मोर रैंडमनेस। ठीक है, अब देखो है क्या कि कई प्रोसेस होते हैं इस नेचर में जिनका मतलब आप एनर्जी से डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो मतलब एनर्जी से आप नहीं बता जैसे मान लो कि बाहर रिवर का पानी, मान लो गोदावरी का पानी है भाई, और वो वेपराइज हो रहा है, तो वेपराइज होके क्या बनेगा, वाटर वेपर बनेगा। तो वाटर लिक्विड से वाटर वेपर जाना मैंने आप लोगों को थर्मोकेमिस्ट्री में बताया था, लिक्विड टू गैस एनर्जी रिक्वायर्ड है, सो इट इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो नहीं होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, ये होते हैं। तो मतलब कि डेली लाइफ में कई चीज़ें ऐसी होती है जो एंडोथर्मिक है फिर भी होता है, तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न एंट्रोपी। तो एंट्रोपी के बारे में भी कुछ पॉइंट्स लिखेंगे तो वो हम लोग समझ लेंगे। एक जैसे एग्जांपल एक दो चीज़ें ले लेते हैं, जैसे मान लो इधर ऑक्सीजन गैस है और एक दूसरा कंटेनर है, इधर नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, दोनों गैस में कोई रिएक्शन नहीं होता, मैंने ओपन कर दिया, दोनों को सेम प्रेशर पर रख दिया, ओपन कर दिया, तो चीज़ें देखो अपने आप मिक्स हो जाएंगी, अपने आप। मिक्सिंग में तो कोई एनर्जी का कुछ होता ही नहीं है, पर ये अपने आप हो रहा है, तो मतलब रैंडमनेस बढ़ा। रैंडमनेस मतलब कि चीज़ें क्या होती है कि आपका मतलब दोनों साइड एक ही जैसा, मतलब रैंडमनेस का मतलब ये कि चीज़ें अब यूनिफॉर्मिटी पे बिलोंग करती है, मतलब ये नहीं कि इधर ऑक्सीजन है और इधर नाइट्रोजन तो यूनिफॉर्म नहीं ना, ये अलग ही अलग।
तो रैंडमनेस का मतलब कि चीज़ें अब यूनिफॉर्मिटी पे बिलोंग करती है, मतलब कि सब कुछ एक ही जैसा हो जाए, मतलब कि जैसे मिक्सिंग है तो मिक्सिंग में तो एनर्जी का कोई रोल ही नहीं है, पर मिक्सिंग हो रहा है मतलब कि रैंडमनेस बढ़ रहा है एक्चुअल में। एक एग्जांपल चलो और समझते हैं। देखो कई बार लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे एनर्जी का कोई रोल नहीं होता है एक्चुअल में, पर फिर भी हो जाता है। जैसा कि एग्जांपल समझो, मेरे पास अगर एक गिलास मान लो वाटर है, ठीक है, मैंने उसमें एक ड्रॉप मान लेते मार्कर का इंक गिराया तो आपको प्रॉपर्ली दिखाई देगा ब्लैक कलर का इंक गिरा, फैल गया, ठीक है। मिक्सिंग हो रहा है, देखो पहले व्हाइट अलग था ब्लैक अलग था, मिक्सिंग हो रहा है, अब पूरा का पूरा यूनिफॉर्म हो जाएगा, ब्लैक और व्हाइट का सोल्यूशन पूरा यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म और ब्लैक व्हाइट देखो मिक्स हो गया, ब्लैक व्हाइट तो मतलब मिक्सिंग हो गया, मतलब कि एंट्रोपी बढ़ गई। पहले सिर्फ व्हाइट था, मतलब यूनिफॉर्म तो पहले व्हाइट, अब ब्लैक व्हाइट आपने मिक्स कर दिया, मतलब एक वाटर में बस एक ही ड्रॉपिंग गिरा तो आपको दिखाई देगा कैसे कैसे मिक्स हो रहा है, तो वो मिक्स हो गया, मतलब एंट्रोपी बढ़ गई और यूनिफॉर्मिटी आ गई। तो देखो वाटर में इंक ऑटोमेटिक मिक्स हो जाता है, तो मतलब रैंडमनेस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। पर ऐसा क्या होगा कि अगर एक गिलास मान लो वाटर में इंक मिला हुआ है, मैंने रख दिया, वाटर अलग हो जाए इंक अलग हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो खुद से क्या होता है मिक्सिंग, खुद से क्या होता है एंट्रोपी बढ़ना, खुद से इसका रिवर्स नहीं होता है, ठीक है। ये बातों को ध्यान रखना है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है कि नेचुरल प्रोसेस में हमेशा एंट्रोपी बढ़ती है। तो इसमें नीचे लिखो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेस, यूनिवर्स की बात हो रही है, इन केस ऑफ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इन केस ऑफ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसमें नीचे लिखो ड्यू टू मिक्सिंग सिस्टम बिकम यूनिफॉर्म सो स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। अरे यूनिफॉर्म हो गया पूरा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हम लोग अब एंट्रोपी पे देखो दो चीज़ें करने वाले हैं। पहला इसका थ्योरी वाला पार्ट, कुछ पॉइंट्स लिखेंगे जिसपे सीधा जेई मेन सीईटी या नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। थ्योरी वाला पार्ट जेई मेन नीट या सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो कर लेंगे। फिर हम लोग उसके कुछ न्यूमेरिकल वाले पार्ट्स को करेंगे जिसपे नीट में भी एक बार मतलब सीधा फॉर्मूला पूछा हुआ है, तो नीट पे भी एक बार फॉर्मूला पूछ रखा है, और बाकी जेई मेन एडवांस में आ सकता है, ठीक है। न्यूमेरिकल तो इस पर नॉर्मली नहीं आता, पर इसके फॉर्मूले जो है वो आपको पता होने चाहिए सीधा जैसे पता है थर्मोडायनेमिक्स में फॉर्मूला बेस आता है, फॉर्मूला पता होगा आप कर लोगे, ठीक है। तो हम लोग इसमें नीचे लिखते हैं, मतलब सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एंट्रोपी, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एंट्रोपी, ठीक है। तो हम लोग इसमें हर चीज़ की बात करेंगे। तो अब देखो सबसे पहले सॉलिड लिक्विड गैस की, तो किसका एंट्रोपी ज़्यादा होता है। तो देखो आपको पता होगा सॉलिड में क्या होता है, चीज़ें सॉलिड में क्या होता है, सब कुछ एकदम क्लोज पैक। देखो सॉलिड में क्या होता है, सब कुछ क्लोज पैक। सॉलिड में क्या होता है, सब कुछ क्लोज पैक होता है। लिक्विड में भी क्लोज पैक होता है, पर सॉलिड का तो देखो जो शेप होता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो भी फिक्स होता है। पर लिक्विड के केस में वॉल्यूम फिक्स है पर उसका शेप फिक्स नहीं है, ठीक है। गैस के केस में कुछ भी फिक्स नहीं है, तो गैस में मॉलिक्यूल इधर उधर कुछ भटकते रहते हैं, तो मतलब कि रैंडमनेस बढ़ रहा है। तो इसमें नीचे आप लिखो पहला रैंडमनेस के लिए, तो एंट्रोपी लिखो, सॉलिड ज़्यादा एंट्रोपी होता है लिक्विड का, और लिक्विड ज़्यादा एंट्रोपी होता है गैस का। तो इसमें नीचे लिखो इसी पॉइंट में लिखो एंट्रोपी ऑफ गैस इज मोर देन द एंट्रोपी ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, तो इसका एंट्रोपी ज़्यादा होता है, ठीक है। चलो अच्छा ये तो समझ में आ गया। अब आगे देखो समझते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो पता होता है सॉलिड से लिक्विड जाता है, और टेम्परेचर जब बढ़ता है इवन तो उसकी एनर्जी मतलब होता है ना वो फोर्स, अरे टेम्परेचर बढ़ता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगता है, तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस होने लगता है, या फिर आपका जो भी एंट्रोपी होगी बढ़ने लगती है। तो इसमें नीचे लिखो ये सब चीज़ें पूछा जा सकता है। तो नीचे लिखो सेकंड पॉइंट लिखो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस एंट्रोपी ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस एंट्रोपी ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। तो मतलब कि क्या होगा, वही टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो जो एंट्रोपी होगा वो बढ़ेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट।
अब देखो इसमें आगे समझते हैं। जैसे गैस स्टेट में बताया था, अगर आप किसी गैस को कंप्रेस कर दो तो लिक्विड बन जाता है और लिक्विड की एंट्रोपी कम। तो वैसे समझ लो, अगर आप किसी को ओपन स्पेस में रखोगे, पूरा खुला खुला रहेगा, तो उसको मतलब ज़्यादा वॉल्यूम मिल रहा है तो उसकी एंट्रोपी ज़्यादा। पैक कर दिया तो उसको मतलब कम स्पेस मिलेगा तो एंट्रोपी कम। तो उसमें नीचे लिखो। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब कंप्रेस करते वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर बढ़ता है। तो इसमें नीचे लिखो एज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीजेस entropy also increases, that is entropy is directly proportional to the volume of container। इसमें नेक्स्ट लाइन से लिखो entropy is inverse proportional to the pressure of container, as pressure increases entropy decreases। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखना है कि जो एंट्रोपी होता है, तो मतलब यहाँ पे इसके लिए भी लिख लेते हैं, एंट्रोपी जो होता है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ा होगा एंट्रोपी बढ़ेगा। एंट्रोपी जो होता है वो वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है, और एंट्रोपी जो होता है वो प्रेशर के उल्टा है। अरे अगर प्रेस कर दोगे तो एंट्रोपी कम हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, एंट्रोपी बढ़ेगा, वॉल्यूम कम, एंट्रोपी कम। ठीक है, प्रेशर के लिए इसका उल्टा। अगर आपका प्रेशर बढ़ेगा तो एंट्रोपी कम, प्रेशर कम, तो फिर एंट्रोपी ज़्यादा। ठीक है, ये सब बातें आपको समझ में आ रही होंगी। इसमें सॉलिड पे ही आते हैं। देखो सॉलिड में भी कई बार होता है ना, जो मतलब ज़्यादा डेंस या लेस डेंस, तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, मतलब डेंसिटी ज़्यादा तो ज़्यादा क्लोज पैक कर दिया तो उसका एंट्रोपी कम होगा। तो इसमें फोर्थ पॉइंट लिखो। तो लिखो, गैस के लिए भी करेंगे, पहले लिख लो। पहले इसमें नीचे लिखो फॉर लिक्विड एंड सॉलिड as density increases entropy decreases। ठीक है, इसमें नेक्स्ट लाइन से लिखो मोर डेंसिटी मीन्स स्ट्रक्चर इज मोर क्लोजली पैक, सो रैंडमनेस विल बी लेस। जितना क्लोजली पैक करोगे उतना रैंडमनेस कम होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि एंट्रोपी जो होता है डेंसिटी के उल्टा होता है। तो जैसे मान लो कार्बन में ग्राफाइट और कार्बन में डायमंड, भाई किसका डेंसिटी ज़्यादा होता है? सबको पता है कार्बन इज डायमंड इज अ वेरी वेरी डेंस मटेरियल, मतलब वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल होता है, हार्डेस्ट एकदम क्लोज पैक। और ग्राफाइट रिलैक्स, इतना हार्ड भी नहीं होता, तो इसका एंट्रोपी ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका एंट्रोपी ज़्यादा होता है। ठीक है, अब आप लोगों को सॉलिड में शायद पता होगा, सॉलिड में भी दो टाइप के होते हैं। नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, इसी पॉइंट में नीचे लिखते हैं हम लोग। देखो सॉलिड में दो टाइप के होते हैं, एक होता है एमॉर्फस और एक होता है क्रिस्टलाइन। ठीक है, जैसे मैं नीचे लिखो एंट्रोपी ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, entropy of amorphous solid is more than the crystalline solid। अरे amorphous solid मतलब जिनका फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है भाई। अरे पता होगा ना, कुछ जैसे सॉलिड होते हैं, जैसे मान लो आपके पास रबर, वो चेंज होते रहते हैं, वो amorphous है। जिनका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है, जैसा फोम हो गया, वो amorphous है। क्रिस्टलाइन मतलब फिक्स स्ट्रक्चर जो चेंज नहीं होता। अब स्ट्रक्चर फिक्स है तो रैंडमनेस कहाँ से होगा? तो याद रखना है कि एंट्रोपी ऑफ एमॉर्फस इज मोर देन द क्रिस्टलाइन। इसमें कोई डाउट आए तो लिख लो, एमॉर्फस में लिख लो इट डज नॉट हैव फिक्स्ड स्ट्रक्चर। उसमें क्रिस्टलाइन में लिख लो इट हैव फिक्स्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, एमॉर्फस के एंट्रोपी क्या होता है कि ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखो अगर आप कभी भी चीज़ों को मिक्स करोगे, जैसे पानी में मान लो इंक मिला दिया, वाटर मान लो मिल्क मिला दिया, तो वो मिक्सिंग्स की वजह से हमेशा एंट्रोपी बढ़ती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो ड्यू टू मिक्सिंग एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस।
ड्यू टू मिक्सिंग एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस। तो एंट्रोपी हमेशा बढ़ता रहता है मिक्सिंग की वजह से, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब चलो गैस पे आते हैं। गैस का स्ट्रक्चर जैसे जैसे कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा वैसे वैसे उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एज स्ट्रक्चर ऑफ गैस बिकम्स मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड, एंट्रोपी ऑफ गैस इंक्रीजेस, ठीक है। इसी में नीचे पॉइंट लिखो, if two or more gases have same structure then gas with higher molecular weight have more entropy। तो पहले तो ये कि भाई जिसका स्ट्रक्चर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स उसकी एंट्रोपी ज़्यादा, पर अगर मान लो कि सेम स्ट्रक्चर आ गया तो फिर जिसका मास ज़्यादा उसकी एंट्रोपी ज़्यादा। और क्या समझते हैं, हीलियम उससे ज़्यादा एंट्रोपी नाइट्रोजन, अरे मोनोटॉमिक डायटॉमिक कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इससे ज़्यादा SO2 बेंट हो रहा है, और बढ़ा देते हैं, इससे ज़्यादा टेट्राहेड्रल 3D में आ गए, टेट्राहेड्रल एंट्रोपी बढ़ रही, स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो रहा है, सिंगल एटम लीनियर बेन टेट्राहेड्रल एकदम ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया। तो ये क्या हो गया भाई, एंट्रोपी बढ़ रहा है। तो अगर सेम टाइम के स्ट्रक्चर होंगे तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा एंट्रोपी बढ़ेगी। लाइक हीलियम से ज़्यादा नियॉन, इससे ज़्यादा आर्गन, इससे ज़्यादा क्रिप्टॉन, इससे ज़्यादा जिनॉन, सिंगल एटम है, तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा इनको अरेंज करना इतना डिफिकल्ट होगा, ठीक है। और जैसे S2 उससे ज़्यादा N2, उससे ज़्यादा F2, उससे ज़्यादा Cl2, बस एंट्रोपी बढ़ रहा है। ये बात को ध्यान रखना, सब गैस एक ही टाइप का स्टेट होना चाहिए। ब्रोमीन में लिख देना, ब्रोमीन लिक्विड होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा एंट्रोपी बढ़ेगी। और बोला कि स्ट्रक्चर जैसे कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, जैसे CH4, फिर इससे ज़्यादा, ठीक है। तो ज़्यादा ज़्यादा कार्बन होंगे तो इसका स्ट्रक्चर और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास अबाउट द एंट्रोपी ऑफ गैस, ठीक है। तो पहले देखना स्ट्रक्चर भाई कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है, और एक ही जैसा स्ट्रक्चर होगा तो जिसका मास ज़्यादा उसकी एंट्रोपी ज़्यादा, ठीक है। एक तो ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, स्पेशली CET वालों नीट वालों को ये बहुत ज़्यादा ही पसंदीदा क्वेश्चन है। इसके अलावा रिएक्शन दिया जाता है, रिएक्शन देखो गैस की एंट्रोपी क्या होती है, सॉलिड और लिक्विड से ज़्यादा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। गैस की एंट्रोपी मतलब अरे गैस से भाई फैल रहा है, पूरे कंटेनर में फैल जाता है, तो उसकी एंट्रोपी क्या होती है, सॉलिड और लिक्विड से नॉर्मली बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो होता एक्चुअल में क्या है कि इसमें क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि जो गैस का एंट्रोपी होता है वो सॉलिड और लिक्विड से ज़्यादा होता है। तो अगर कोई रिएक्शन दिया है तो उसमें आपको फिर देखने गैस के मोल, सिर्फ गैस के मोल, गैस के मोल से डिसाइड नहीं हो पाएगा तो बाकी पॉइंट पे जाना, पर पहले गैस का मोल। गैस का मोल बढ़ेगा एंट्रोपी बढ़ेगी, गैस का मोल कम होगा एंट्रोपी कम होगी, बस हो गया। तो इसमें नीचे लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये जो करवा रहे हैं। तो इसमें नीचे लिखो एंट्रोपी ऑफ गैस इज वेरी हाई एज कंपेयर टू एंट्रोपी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। So if in a chemical reaction mole of gas increases, entropy of chemical reaction also increases, ठीक है। तो मेनली क्या देखना है, गैस की एंट्रोपी, ठीक है। अगर वो बढ़ेगा तो आपका एंट्रोपी बढ़ेगी। तो देखो होता क्या है, डेल्टा N गैस का, तो ये होता है गैस के मोल प्रोडक्ट वाले बाई माइनस गैस के मोल रिएक्टेंट वाले, ठीक है। ये होता है डेल्टा N, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। ये तो अगर ये बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी, ठीक है। बस डेल्टा N देखना। अब देखो समझो, CaCO3 सॉलिड, CO सॉलिड और CO2 गैस,
सिर्फ गैस पे फोकस करो भाई, गैस पे फोकस। CO2 गैस है तो सॉलिड को नहीं लेना। डेल्टा एन क्या होगा इसका, देखो डेल्टा एन 1, तो मतलब कि इसका एंट्रोपी क्या होगा, ठीक है, बढ़ रहा है। आपको ऐसा दिया जाएगा 4 रिएक्शन, बोलेगा बताओ इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंट्रोपी इंक्रीजेस या एंट्रोपी डिक्रीजेस, तो चुपचाप क्या देखना, गैस के मोल, आंसर आ जाए, गैस बढ़ रहा है तो एंट्रोपी बढ़ रही है। और देखते हैं, ये लिक्विड है भाई, लिक्विड को नहीं लेना, लिक्विड की क्या औकात, लिक्विड को हटाओ, बाकी को गैस को देखो, गैस को, गैस यहाँ पे एक गैस, वहां पे कितने गैस है, 3, अरे एक मीथेन और 2 ऑक्सीजन, 2 है ना वो, तो ये कितना आएगा, -2, गैस का मोल कम हो रहा है, तो मतलब कि एंट्रोपी कम हो रही है, ठीक है, तो एंट्रोपी कम होती है। गैस के मोल बढ़ेंगे एंट्रोपी बढ़ेंगे, गैस के मोल कम एंट्रोपी कम, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, गैस के मोल, सिर्फ गैस को देखना, लिक्विड लिक्विड को नहीं देखना है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अरे ये सब गैस है, तो डेल्टा एन 2 माइनस, अरे 3 + 1 4, सो -2, तो यहाँ पे भी एंट्रोपी क्या हो रहा है, डिक्रीज, ठीक है, इसमें भी क्या हो रहा है, एंट्रोपी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो बस ध्यान रखना कि गैस का मोल बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगा, गैस के मोल कम तो एंट्रोपी कम, ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन से भी कर सकते हो। अगर गैस से कम ना चल पाए तो फिर वही सॉलिड लिक्विड गैस कुछ देखना पड़ेगा, जैसे मान लो कि ग्राफाइट से मान लो डायमंड बन गया, तो ऐसे केस में इसका डेंसिटी ज़्यादा तो इसकी एंट्रोपी कम, तो एंट्रोपी यहाँ पे क्या बोलोगे, डिक्रीज, तो ऐसे केस में फिर भाई डेंसिटी से करना पड़ेगा, जो आने के चांस कम है तो आएगा भाई, अगर सॉलिड का कुछ है तो आएगा भाई जो आपको पता होगा, जो बहुत फेमस होगा, ऐसे रैंडमली नहीं आ जाएगा कोई भी, तो बहुत फेमस ही आएगा ये, ठीक है। और ये ध्यान रखना है सॉलिड की एंट्रोपी लिक्विड से कम होती है, ठीक है, सिर्फ डेंसिटी से इमोशनल होकर मत डिसाइड कर लेना, मतलब एक बात ध्यान रखना, आइस से वाटर बनता है, आइस सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है, किसका एंट्रोपी ज्यादा लिखवाया है, आइस का कि वाटर का, किसका पहले ज्यादा लिखवाया है, वाटर का लिखवाया है ना ये, तो मतलब कि यहां पे एंट्रोपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एंट्रोपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सॉलिड से लिक्विड का एंट्रोपी बढ़ रहा है। डेंसिटी पे मत जाना भाई, डेंसिटी तब है जब एक ही जैसी चीजें होंगी, लिक्विड को लिक्विड से कंपेयर किया तब है, सॉलिड को सॉलिड से कंपेयर किया तब है, लिक्विड को सॉलिड कंपेयर करते वक्त नहीं, तो पहले ही क्लियर है कि सॉलिड की एंट्रोपी कम, फिर लिक्विड, फिर गैस, इसकी एंट्रोपी ज्यादा है, बात खत्म हो गई, इसके आगे कुछ सोचना ही नहीं है। हो सकता है कुछ लोग दिमाग लगाने लगे, इसलिए मैंने पहले बता दिया, अरे सर आइस की डेंसिटी कम होती है, आइस वाटर में फ्लोट करता है, अरे वो सब बात की बात है, पहले ये देखो ये सॉलिड है और लिक्विड, ठीक है, तो लिक्विड की एंट्रोपी, लिक्विड का आइस का स्ट्रक्चर फिक्स होता है, आइस क्यूब होता है, वाटर का स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता, वाटर का जो भी शेप होता है वो अरे कंटेनर के हिसाब से बदल जाता है, ठीक है, तो शेप ऑफ वाटर इज नॉट फिक्स, तो वाटर की एंट्रोपी ज़्यादा है, बात खत्म हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी पहले देखना सॉलिड लिक्विड गैस, अगर गैस आगे मान लो तब तो सॉलिड लिक्विड को लेना ही नहीं, हटाओ फटाफट हटाओ, और सॉलिड लिक्विड आ गया तो पहले लिक्विड की एंट्रोपी ज़्यादा है फिर सॉलिड, और 2 लिक्विड को कंपेयर करना हुआ तो डेंसिटी, 2 सॉलिड को कंपेयर करना हुआ तब डेंसिटी, ठीक है, अदरवाइज लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से ज़्यादा है, ठीक है, उसमें कुछ एक्सेप्शन नहीं, हमेशा ज़्यादा ही रहती है। तो ये तो हो गया भाई एंट्रोपी की बातें, कुछ थ्योरी वाले पॉइंट, जितने भी पॉइंट लिखवाए CET, JEE मेन और नीट जैसे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब कुछ मैथमेटिकल फॉर्म कर लेते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में कुछ फॉर्मूले डिराइव करते हैं, फॉर्मूलों का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, फॉर्मूला सीधा सीधा नीट तक में पूछ रखा है, बोलो नीट में पूछ रखा है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला और न्यूमेरिकल आने के चांसेस कम है, बाकी आपको पता रहेगा तो न्यूमेरिकल तो अच्छा ही रहेगा, तो आने को तो देखो भाई कुछ भी आ सकता है, तो हम लोग उसमें करते हैं, तो उसमें नीचे लिखो न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ एंट्रोपी। अब एंट्रोपी पे न्यूमेरिकल वाला फॉर्म करते हैं,
एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस, रैंडमनेस को सॉल्व कर रहे हैं, सोचो। अब देखो करते हैं, देखो रैंडमनेस का जो फॉर्मूला है वो dq/t है, या फिर इसका जो डेल्टा एस होगा तो भाई dq/t, ठीक है। कुछ बात तो देखो, एक एक्चुअल में ये जो होता है वर्क डन, मतलब ये जो भी आता है एंट्रोपी, ये हीट इंजन से आता है, ठीक है। देखो हीट इंजन बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल में एक्चुअल में क्या हमारे है ही नहीं केमिस्ट्री सिलेबस में, तो हमको थोड़ा बहुत भी पता होगा चल जाएगा। एंट्रोपी एक्चुअल में हीट इंजन से आता है। हीट इंजन के बारे में थोड़ा बहुत आपको फिजिक्स वाले सेक्शन में करवाया जाएगा। एक्चुअल में फिजिक्स में जो थर्मो अभी होगा उसमें करवाया जाएगा, केमिस्ट्री में ये चीज़ें नहीं करवाई जाती, तो इसकी जरूरत एक्चुअल में है नहीं, ठीक है। तो बस बता देना चाह रहा हूँ कि एंट्रोपी जो होता है ये ds इक्वल टू dq मतलब बाई टी, या फिर बेटर होगा कि q रिवर्सिबल बाई टी, या फिर q रिवर्सिबल बाई टी, ठीक है। हम लोग यहाँ पे रिवर्सिबल लेते हैं जिससे आपकी चीज़ें क्या हो, मैक्सिमम वर्क डन है। तो यहाँ पे इसको फॉर्मूला लिख लो, पहले फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। किससे आता है एक्चुअल में, एक कैरनॉट इंजन से आता है फॉर्मूला। इसको सॉल्व करना होता है, जरूरत नहीं है, मतलब सिलेबस में नहीं है एक्चुअल में, केमिस्ट्री के सिलेबस में कहीं नहीं लिखा है, तो जरूरत ही नहीं है एक्चुअल में, तो मैं नहीं कर रहा एक्चुअल में, जरूरत ही नहीं है। जरूरत अगर होगी तो मैं कर देता, जरूरत ही नहीं है, आ ही नहीं सकता क्वेश्चन। और चलो मान लो कि आ गया तो एक फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, बस फिजिक्स में भी थर्मो करवा दिया जाएगा 1-2 महीने में, तो फिजिक्स में लोगों को बताया जाता है, फिजिक्स का थर्मो में नॉर्मली रहता ही है। अरे इंजन के बारे में सोचो, खुद फिजिक्स आ गया ये, तो उसमें फिजिक्स वाले करवा देते वो, ठीक है। तो ये जो आपका होता है ये होता है एंट्रोपी, ठीक है। तो फिजिक्स में नॉर्मली थर्मो में करवाया जाता है सब, मतलब अरे वो साइकिल को सॉल्व करना मैं नहीं कर, उसमें कोई सेंस एक्चुअल में है नहीं, मतलब ना सिलेबस में है ना कोई सेंस, फिजिक्स में ऑलरेडी करवाया जाता है, तो क्या फायदा दो जगह करने का। केमिस्ट्री में उस पर क्वेश्चन भी आपको जनरली कहीं नहीं मिलेगा। तो ये हो गया ds इक्वल टू dq रिवर्सिबल बाई टी, या फिर ds इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ये ds हो या फिर डेल्टा s, क्या होता है वो, ठीक है। इसके बारे में लिखना चाहो लिख लो। एस भी आपका एक स्टेट फंक्शन है जो पहले से बताया, और एस भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसमें लिखना चाहो लिख लो, लिखो एंट्रोपी इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन एंड एंट्रोपी इज ऑल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अमाउंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा अभी, ये वाला पार्ट केमिस्ट्री का है, इसको सॉल्व करना। फॉर्मूला वही इंजन को सॉल्व करके आ जाता है, बस हो गया, वो और ज्यादा काम कर, इसको सॉल्व करते इसमें मजा आएगा। देखो करने को तो मैं वो भी कर सकता हूँ, पर कोई मतलब नहीं है एक्चुअल में। डी क्यू, अरे फर्स्ट लॉ याद करो, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी ई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो डी क्यू क्या होगा, ये होगा डी ई माइनस डी डब्ल्यू, और यहाँ पे करेंगे रिप्लेस। अरे स्लो स्लो कर रहे, स्मॉल चेंज कर रहे, देखो इसमें कितना भी मजा आएगा सॉल्व करने में। तो डी एस इक्वल टू क्या आया, डी ई माइनस डी डब्ल्यू बाई टी, रिप्लेस कर दो, इरेज कर देते, क्योंकि बहुत अभी कैलकुलेशन करना है तो इरेज कर देते, बहुत अभी कैलकुलेशन करना है भाई। अब देखते क्या होगा। अच्छा डी एस इक्वल टू डी माइनस डी डब्ल्यू बाई टी आ गया है, हाँ अब रखते हैं वैल्यू, तो देखो क्या होगा, एन सी वी डी टी, अरे आइडियल गैस के लिए सॉल्व कर रहे हैं, माइनस मान लो आइडियल गैस, चलो माइनस पी एक्सटर्नल डी वी बाई टी। प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल के लिए क्या बताया गया है, बाहर वाला प्रेशर हमेशा अंदर वाले की इक्वल आएगा। अरे रिवर्सिबल का मतलब है कि भाई बाहर वाला अंदर वाले की इक्वल होगा, तो फिर क्या होगा इसमें, पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी इंटरनल इक्वल टू एन आर टी बाई वी, ठीक है, ये हो सकता है। इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, और तो देखो क्या होगा, ये टी से डिवाइड कर दे, देखो एन सी वी डी टी बाई टी, इधर भी कर दो डिवाइड, तो ये क्या होगा, पहले एन आर टी वी बाई टी और डी वी, टी से टी कट गया। कितना सही हो रहा है कैलकुलेशन, मजा आ रहा होगा इसको सॉल्व करने में। फिर देखो क्या होगा, डी एस इक्वल टू एन सी वी
टी टी बाई टी माइनस एन आर वी बाई डी वी। इंटीग्रेट करो भाई, इंटीग्रेट करना है तो डी एस का इंटीग्रेशन डेल्टा एस एन सी वी टी टी बाई टी माइनस एन आर, ठीक है। इसमें नीचे लिखो नॉर्मली फॉर आइडियल गैस सी वी इज कांस्टेंट। सी वी कांस्टेंट वैसे रहता है, मतलब ठीक है, वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। और देखो टेम्परेचर का फंक्शन है तो टेम्परेचर T1 से T2 पता ही होगा कैसे करते हैं, और वॉल्यूम का फंक्शन है V1 से V2, तो क्या होगा NCV बाहर निकल गया। तो वैसे इसका इंटीग्रेशन होगा ln, लिमिट को रखो T2 बाई T1 माइनस एन आर, ये मुझे रेस करना पड़ेगा, फिर होगा ln V2 बाई V1। नहीं, एक मिस्टेक हो गई। अब पूछोगे कहाँ? अरे भाई ये डी डब्ल्यू है ना, माइनस लगा है। अच्छा, वर्क डन माइनस पी डब्ल्यू होता है ना भाई, मैं सोचा कुछ माइनस कहाँ से आ गया। वर्क डन क्या होता है? माइनस पी डब्ल्यू, और ये माइनस है तो भाई माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। तो वर्क डन तो माइनस पी डब्ल्यू, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो इसको प्लस कर लो, इसको प्लस कर लो, इसको प्लस कर लो, ठीक है। ये है डेल्टा एस का फॉर्मूला। अच्छा, एल के टर्म में, लॉग के टर्म में करना चाहो तो 2.303 भी लिख लो, तो क्या होगा डेल्टा एस इक्वल टू 2.303 NCV log T2 बाई T1। नॉर्मली लॉग टेबल मतलब यही होता है, log बेस टू द 10 प्लस 2.303 NR log V2 बाई V1। अब तक तो चैप्टर में इतना समझ में आएगा होगा, इतना होता है। और क्या कर सकते हैं? तो कोई ये फॉर्मूला अभी CV के टर्म में है, और देखो जब CV लिया तो यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है। अब प्रेशर वाला भी तो यूज़ किया जाए भाई, ऐसे कैसे चलेगा? सिर्फ वॉल्यूम किया, CV लिख दिया, CP को नहीं यूज़ किया। CP को लगा उसके साथ इनजस्टिस हुआ है, CV लिखा गया, CP नहीं लिखा गया, CP भी लिखेंगे, दोनों करेंगे इसमें, तो उसके साथ इनजस्टिस नहीं करना है, उसको भी सॉल्व करना है। एक काम करते हैं, CV इक्वल टू क्या होता है? CP माइनस आर। अरे सबको पता है, अरे CP माइनस CV आर होता है, तो CV इक्वल टू CP माइनस आर ही तो होता है। रिप्लेस करो, करते हैं सॉल्व। देखो क्या होगा, डेल्टा एस एन CP, मैं इसको ओपन कर देता हूँ, ठीक है, मतलब मैंने रख के ओपन कर दिया, तो क्या होगा N CP ln T2 बाई T1, और वो माइनस आर चला जाएगा, तो मतलब एक होगा माइनस NR ln T2 बाई T1, ठीक है, प्लस क्या होगा NR ln V2 बाई V1। तो ये NCP ln T2 बाई T1। देखो अब क्या करने जा रहा हूं मैं, इसको देखो, माइनस साइन को मैंने अंदर ले लिया तो ये पलट गया, माइनस साइन को अंदर लिया तो पलट की T1 बाई T2, और फिर इसमें से NR मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो प्लस क्या होगा NR कॉमन, तो ये है ln T1 बाई T2 प्लस ln V2 बाई V1। अरे माइनस साइन दिया तो पलट गया, और NR कॉमन ले लिया। log A प्लस log B, तो log पता होता है मल्टीप्लाई होता है, log को रो लिया, तो क्या होगा NCP ln T2 बाई T1 प्लस NR log T1 V2 अपॉन T2 V1। अच्छा, अब वो क्या हो सकता है? उसके लिए यहां पे फिर से देखो, एक पढ़ा है था इक्वेशन ऑफ स्टेट, वो तो हमेशा वैलिड होता है। अरे वो कहाँ जाएगा, कौन सा इक्वेशन ऑफ स्टेट? अरे गैस स्टेट वाला, P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2, कहाँ जाएगा वो? अभी तो काम आएगा। तो क्या लिखा है, T1 इधर करो तो P1 बाई P2, इधर भेजो तो T1 V2 1 V1 T2, देखो यही बनेगा।
रिप्लेस कर दो, बस हो गया, फॉर्मूला आ गया। देखो क्या हुआ, डेल्टा एस इक्वल टू एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर, ये लॉग नहीं एल एन है, एल एन, अरे एल एन है, तो एन आर, एल एन मतलब लॉग बेस्ड होता है, ई होता है, पी वन बाई पी टू। ये लॉग के टर्म में कर लो, तो ये फॉर्मूले हैं, ठीक है। कैसे याद कैसे रखेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो एन और सी वी, जब सी वी है तो वी टू बाई वी वन, ठीक है, इधर सी वी है इधर एन आर है, ठीक है, भाई टी टू बाई टी, तो यहाँ जब सी वी है तो वी टू बाई वी वन। और आपको ध्यान रखना है प्रेशर और वॉल्यूम उल्टे चलते हैं, जब वॉल्यूम वी टू है तो यहाँ पे पी वन बाई पी टू, तो जब यहाँ पे सी पी है तो यहाँ पे पी है, और जब यहाँ सी वी है तो यहाँ पे वी है। प्रेशर वी टू बाई वी, मतलब वॉल्यूम वी टू बाई वी वन है, इसलिए प्रेशर पी वन बाई पी टू उल्टे चलते हैं, ठीक है। तो ये तो भाई सारे फॉर्मूले हो गए, ठीक है, तो ये तो सारे फॉर्मूले हो गए, लिख लो सब कुछ। इस सीधा सीधा फॉर्मूला, मतलब इस पे न्यूमेरिकल आने के चांस तो बहुत ही कम है, पर इस सीधा सीधा फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको जेई मेन या नीट जैसे एग्जाम में मिल सकता है, एडवांस में भी मिल सकता है, एडवांस में भी सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा जा सकता है। अब आपके पास कुछ प्रोसेस है, उनको हम लोग देखते हैं। तो कौन कौन से प्रोसेस आपको पढ़ाए गए, देखो सबसे पहला आइसो थर्मल प्रोसेस। टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट, तो T1 किसके इक्वल होता है, T2 के। अगर T1 T2 के इक्वल है तो फिर वही T2 बाई T1 1 होगा, log 1 की वैल्यू 0, log 1 पता होगा 0, तो ये मतलब log 1 0, log 1 0, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, इसको कर लो, तो log T2 बाई T1, अरे log T1 T2 सेम, तो log 1 0, तो ये हट जाएगा, तो ये बचेगा, तो ये क्या होगा 2.303 एन आर log V2 बाई V1, या फिर ये होगा, यहाँ रखोगे तो 2.303 एन आर log P1 बाई P2, ठीक है। अब देखो एक मैं बात आपको बता रहा हूं, आप लोग इसको ध्यान देना, मतलब जब आइसोथर्मल पढ़ाया गया था, अरे वही आइसोथर्मल फर्स्ट लॉ वाला आइसोथर्मल, उसमें हीट, अरे दो चीजें मैंने करवाई थी, बहुत डिटेल में करवाया था, आप लेक्चर नंबर 4 में जाके देख सकते हो। जब आइसोथर्मल करवाया गया था, उसमें जब मैंने पहला करवाया था रिवर्सिबल प्रोसेस, तो हीट का फॉर्मूला क्या आ रहा था, हीट का फॉर्मूला आ रहा था 2.303 एन आर टी log V2 बाई V1, या हीट का फॉर्मूला आ रहा था हीट 2.303 nRT log P1 बाई P2, ठीक है। वो जो हीट का फॉर्मूला आ रहा था उसको अगर आप T से डिवाइड कर दोगे तो यही आएगा। अरे डेल्टा एस है क्या, एंट्रोपी क्या है, Q बाई टी, एंट्रोपी क्या है, Q बाई टी, मतलब Q रिवर्सिबल। तो जो जब आपने आइसोथर्मल प्रोसेस जब सॉल्व किया था, आइसोथर्मल जब सॉल्व किया था, तो वहां पे जो भी हीट का फॉर्मूला आया था रिवर्सिबल वाला, उसको टी से डिवाइड कर दो, यही आएगा। देख लो जहां वो था वो और ये सब एक ही निकल रहा है, पर रिवर्सिबल के लिए ध्यान रखना, सॉल्व करते हैं कि मतलब एंट्रोपी चेंज स्लो स्लो होता है, जिससे मतलब हीट चेंज मैक्सिमम हो सके, बस ध्यान रखना रिवर्सिबल होता है बस। अब देखो इसमें सेकंड, फिर क्या होता है सेकंड, देखो आइसो बारिक प्रोसेस। अगर मतलब ये तो फॉर्मूले किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए, आपको सबके फॉर्मूले याद रखने हैं। आइसोथर्मल का ये, आइसोथर्मल पूछा है तो ये फॉर्मूला, ठीक है, ये बताना है। आइसोबारिक अगर पूछा है तो फिर प्रेशर P1 इक्वल टू P2 होता है, प्रेशर आपको पता है सेम होगा, ठीक है। प्रेशर अगर सेम है, P1 P2 सेम होगा, तो log 1 0, तो ये बचा, तो वही लिख देते हैं। तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा,
ठीक है। फिर थर्ड इसमें करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। तो वो आइसोबारिक प्रोसेस, सॉरी आइसोबारिक तो हो गया, आइसोकोरिक। तो यहां पे V1 इक्वल टू V2 होता है, 0 हो जाएगा log 1। तो ये लिख लो, सारे फॉर्मूले लिख लो, इसको भी लिख लो, ये भी मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट आते हैं एडियाबैटिक। देखो इसमें मैं कुछ बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखना। इसमें देखो दो चीजें हो सकती है, वन इज रिवर्सिबल एंड सेकेंड इज इरिवर्सिबल। और अगर मेंशन नहीं किया क्या लेना है तो क्या लोगे, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब कि हीट चेंज बहुत स्लो हो रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। अरे तो इसके केस में तो भाई Q ही 0 है। जब Q ही 0 है तो मतलब Q मतलब 0 मतलब कि भाई Q रिवर्सिबल यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे जो एंट्रोपी होगा सिस्टम का वो 0 लेना है। और अरे जब सिस्टम से ही कोई हीट एक्सचेंज नहीं हुआ, सराउंडिंग को कुछ मिला ही नहीं, तो सराउंडिंग का एंट्रोपी भी क्या लेना है, 0 लेना है। ठीक है, ये इसका मतलब कि यहाँ पे सिस्टम भी 0 लेना है और सराउंडिंग मतलब बाहर सराउंडिंग वाले को भी 0 लेना है। ठीक है, अगर इरिवर्सिबल है तो मतलब कि चेंज बहुत फास्ट है, स्लो हो रहा है, तो हम लोगों का फॉर्मूला जो था वो Q रिवर्सिबल बाई T 0 था। ठीक है, ध्यान रखना है। एडियाबैटिक का सिस्टम से मतलब बाहर को सराउंडिंग को कुछ मतलब सराउंडिंग को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मतलब सराउंडिंग को कुछ ना हीट मिल रहा है ना कुछ हो रहा है, सराउंडिंग को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो जब इरिवर्सिबल होता है तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर डेल्टा एस जो सिस्टम है वो नॉन जीरो, क्योंकि फॉर्मूला जो था वो dq रिवर्सिबल बाई टी था, dq रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल के लिए तो 0 होगा, इरिवर्सिबल में क्या होता है, फास्ट चेंज होता है, तो वहां पे कई बार एंट्रोपी चेंज हो भी जाता है, तो वो नॉन जीरो। उसकी वैल्यू क्या होगी वो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो आपसे कोई पूछेगा भी नहीं, पर ये ध्यान रखना। देखो पहली बात तो अगर आपसे पूछता है कि एडियाबैटिक के लिए तो बोलोगे डेल्टा एस 0 होता है, सिस्टम का 0, सराउंडिंग का 0, कुछ नहीं बोला तो। पर अगर बोल दे कि इरिवर्सिबल तो रिवर्सिबल वाले के लिए 0, कुछ नहीं बोला तो आप यही बताओगे। अगर इरिवर्सिबल मेंशन कर दिए तो सिस्टम की वैल्यू नॉन जीरो होती है। ये बात को ध्यान रखना, ये चीजें पॉइंट के में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या होता है तो ध्यान रखना नॉन जीरो होता है। और यहां पे क्या होगा आपके पास, इसके केस में जो डेल्टा एस सराउंडिंग होगा वो 0, ठीक है, 0 होता है। ठीक है, तो डेल्टा एस सिस्टम यहाँ पे क्या होता है 0, डेल्टा एस सराउंडिंग 0, या डेल्टा एस सिस्टम नॉन जीरो होता है, सराउंडिंग को कुछ मिल ही नहीं रहा तो सराउंडिंग वाला नॉन जीरो। देखो ऐसा होता है एक्चुअल में, मैं इसको चाहो तो प्रूफ भी करके दिखा सकता हूं। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, हाँ मैं इसको प्रूफ भी कर सकता हूं, पर उसका जरूरत नहीं। चलो अच्छा मैं कर दे, थोड़ा सा मैं हिंट आपको दे देता हूं, आप ट्राई करके देखना सब लोग, पर इसकी जरूरत नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, कि सिस्टम वाला जो है रिवर्सिबल में 0 है और इरिवर्सिबल में नॉन जीरो क्यों होता है। तो एक काम करते हैं, फॉर्मूला कोई भी फॉर्मूला जो आपको पसंद हो लिख लेते हैं। डेल्टा एस क्या था पहला वाला, एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन टी एल एन V2 बाई V1। मैं इसको प्रूफ भी कर सकता हूँ। आप बोलोगे सर कैसे, मैं करके देखो दिखा देता हूँ। रिवर्सिबल के लिए, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, कि कैसे मैंने 0 बोल दिया, कैसे बोल दिया 0, करके दिखाते हैं। ऐसे कैसे 0 करके देखते हैं, अच्छा करके देखना है। हाँ तो देखो
सी वी इक्वल टू क्या होता है, आर अपन गामा माइनस वन। अब जब बोल रहे हो भाई करके दिखाओ तो अब करो, करते अब करो। सी वी इक्वल टू अच्छा आर अपन गामा माइनस वन, हाँ तो फिर आर इक्वल टू क्या होगा, सी वी इंटू गामा माइनस वन। चलो रिप्लेस करो। अब जब डिसाइड कर ही लिया है, जब अब तो करके ही मानेंगे, जब कसम खा लिया तो करके ही रहेंगे। तो ln मतलब ये सब क्या है कि जरूरत एक्चुअल में है नहीं, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको जो लिखवा दिया पॉइंट मतलब याद कर लोगे, उससे में खुश रहोगे। एक्चुअल में मैं जो करके दिखा रहा हूँ उसी पॉइंट को बस प्रूफ कर रहा हूँ। कई बार प्रूफ इंपॉर्टेंट होता है, कई बार इंपॉर्टेंट नहीं होता, कई बार इररिलेवेंट होता है, तो ये इररिलेवेंट ही है। एक्चुअल में मैं अब बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं होता कि आप जब जैसे देखो, आप जब किसी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो जैसे जेई का, नीट का, तो ऐसा नहीं जरूरी कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए और इररिलेवेंट चीज जानने की जरूरत नहीं होती। ऐसे एग्जाम को प्रिपेयर करते वक्त ये चीजें पता होना चाहिए, क्या इररिलेवेंट है उसको जानना इंपॉर्टेंट है कि नहीं। जैसे ये इररिलेवेंट है पर मैं कर देता हूँ, कई लोगों को लगता रहता है सर कैसे है, तो मैं कर देता हूँ। आपको देखो बहुत मतलब देख के लगेगा अरे हाँ जीरो, प्रूफ भी कर दिया। तो रिवर्सिबल वाला जीरो, अरे ये फॉर्मूला मतलब चलो ये नहीं, अभी तो आगे पहले फॉर्मूला नहीं, पहले ये भी देखो, तो ये नहीं, वो फॉर्मूला सबके लिए वैलिड। देखो क्या होगा, एन सी वी गामा माइनस वन ln V2 बाई V1। एन सी वी कॉमन ले लो, ln T2 बाई T1, गामा इसके पावर में भेज दो, तो ln V2 बाई V1 टू दी पावर गामा माइनस वन। ठीक है, ln इसमें कॉमन, अरे वही ln कॉमन मतलब कि वो ln का प्रॉपर्टी होता है, तो ln A इंटू ln B, तो ln T2 बाई T1 V2 टू दी पावर गामा माइनस वन, V1 टू दी पावर गामा माइनस वन। ये याद करो, कहीं तो देखा है T2 और V2 टू दी पावर गामा माइनस वन इक्वल टू T1 V1 टू दी पावर गामा माइनस वन। हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए, मतलब ये दोनों नंबर सेम है तो दोनों कट के आएगा 1 और log 1 ln 1 की वैल्यू 0, तो देखो आ गया 0, कर दिया प्रूफ। और अगर ये मतलब देखो ये जो दोनों इक्वल है, ये किसके लिए ट्रूथ है, सिर्फ रिवर्सिबल के लिए। एडियाबैटिक में जब करवाया था बोला था भाई रिवर्सिबल के लिए। मैंने ये भी कहा था कि कई एग्जाम में लाइक नीट वालों के लिए तो बस यही एक फॉर्मूला होता है, तो वो बस सही लेके करते हैं, मतलब लोग यही फॉर्मूला पी वी टू द पावर गामा या फिर टी वी टू द पावर गामा माइनस वन ही याद रख लेते हैं। ठीक है, फिर एक मैंने इरिवर्सिबल का एक बड़ा सा फॉर्मूला भी बताया था, जाके देखो एक लिखवा था इरिवर्सिबल का एक बड़ा सा फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को यहाँ यूज करो कि जीरो नहीं आएगा। तो ये रिवर्सिबल के केस में कोई भी फॉर्मूला लेके करो जीरो आ जाता है। ठीक है, और इरिवर्सिबल में नॉन जीरो। ठीक है, और याद रखना सराउंडिंग वाला दोनों में जीरो, सराउंडिंग को तो कुछ हीट मिल ही नहीं रहा, तो सराउंडिंग आपका मतलब क्या होता है जीरो। तो याद रखना है कि क्या याद रखना है कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक में जीरो होता है एंट्रोपी और इरिवर्सिबल में नॉन जीरो। क्या होता है वही देखो, वो मैंने इरिवर्सिबल वाला लिखवाया था ना कंडीशन, उसको यहाँ रखोगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड आता है, नहीं पूछा जाएगा, अरे नहीं आएगा, मान लो पूछ ले तो कर लेना है सॉल्व, वैसे नहीं पूछा जाएगा ये सब चीज़ें। ठीक है, इतना हो गया। अब जैसे एक चीज़ और सॉलिड और लिक्विड के लिए एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। देखो हम लोग गैस पे तो चैप्टर पूरा कर रहे हैं, पर सॉलिड और लिक्विड के लिए मुझे कुछ याद आया। देखो सॉलिड और लिक्विड पे क्या होता है आपको पता होता है, मान लो कोई भी वाटर उसको कंप्रेस करो, उसका वॉल्यूम में चेंज नहीं होता, तो इनका क्या होता है नॉर्मली वॉल्यूम या प्रेशर इनके लिए कांस्टेंट होता है। तो इसमें नीचे लिखो सॉलिड एंड लिक्विड हैव फिक्स वॉल्यूम एंड देयर वॉल्यूम डज नॉट चेंजेस विथ चेंज इन प्रेशर। अरे प्रेशर को चेंज करने से इसमें कोई चेंज नहीं आता, तो इनका वॉल्यूम और इनका मतलब वही में चेंजेस नहीं आता, प्रेशर को कोई भी चेंज करो। तो इनके लिए क्या होता है, तो इनके लिए याद रखना है कि इसमें नीचे लिखो फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, तो इसमें क्या होता है मोलर हीट कैपेसिटी, उसको C ही लिखते हैं बस C, यही CV है यही CP है।
अरे जब कोई चेंज ही नहीं पड़ा प्रेशर और वॉल्यूम, मतलब प्रेशर को चेंज करने से वॉल्यूम कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो सब इसमें बराबर है। तो इसमें मोलर हेड कैपेसिटी या फिर सीवी या सीपी जो लिखना चाहो लिख दो, सब इसमें एक ही होता है। तो सीपी और सीवी मैंने बताया था कि सीपी बड़ा होता है, सीवी से वो आइडियल गैस के लिए था, सॉलिड लिक्विड के लिए सब सेम है। याद रखना है, एक चीज़ ध्यान रखना कि ये चीज़ें पूछा जा सकता है थ्योरेटिकल फॉर्म में। तो याद रखना है कि मोलर हेड कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू द मोलर हेड कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, रियल गैस में भी आप अप्लाई, मतलब रियल गैस में तो उसे सॉल्व करना पड़ेगा, वो आपसे पूछेगा ही नहीं। ठीक है, आइडियल गैस के मैंने लिखवा रखा है और ये इसके लिए है, तो उसमें नीचे लिख लो कि लिखो फॉर सॉलिड एंड लिक्विड बोथ मोलर हेड कैपेसिटी आर सेम। ठीक है, सीपी और सीपी दोनों का सेम होता है। तो इनके लिए क्या होता है, ध्यान रखना, जो हीट होता है वो एनसी डेल्टा टी होता है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, एनसी डेल्टा टी, इसमें सीपी सीवी कुछ नहीं होता है, डेल्टा एच लिखो डेल्टा ई लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये होता है। इसमें एंट्रोपी चेंज, तो क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम का चेंज नहीं होता है तो आप कोई भी लिख दो, जैसे मान लो एन मैंने लिखा वही सी वी एल एन T2 बाई T1 प्लस एन आर एल एन V2 बाई V1। वॉल्यूम में चेंज होता है नहीं, तो वॉल्यूम सेम होगा तो जीरो हो जाएगा। तो इनका जो, और सीपी सीवी मैंने बताया सेम, तो इनका डेल्टा होता है एन सी वी एल एन T2 बाई T1। इनकी एंट्रोपी में चेंज बहुत स्मॉल होता है, पर ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो इसको लिखना चाहो लिख लो, बस ये थोड़ा सा सॉलिड और लिक्विड के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया इनका एंट्रोपी का चेंज। ये जितने भी हम लोगों ने फॉर्मूले किए एक्चुअल में, इन सारे फॉर्मूले पे क्या है कि एग्जाम्स में न्यूमेरिकल आने के चांस बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल जो आ सकता है एंट्रोपी चेंज पे, मैं बताता हूँ वो किस फॉर्मूले पे, अदरवाइज इन सारे फॉर्मूले पे तो कोई नहीं आता। ठीक है, अब एक चीज़ और, जैसे किस पे आ सकता है वो समझते हैं। अगर आपके पास कभी सॉलिड से मान लो लिक्विड जाते हो, वैसे ये सब चीज़ें इक्विलिब्रियम में होता है, दोनों स्टेट एग्जिस्ट करते हैं, पर मान लो सॉलिड से लिक्विड जाते हो तो ये क्या कहलाता है, डेल्टा एच फ्यूजन। मतलब जिसमें स्टेट का चेंज हो रहा है वो बात करें, जिसमें स्टेट का चेंज हो रहा है डेल्टा एच फ्यूजन। ठीक है, तो जब स्टेट का चेंज हो रहा है तो डेल्टा एच फ्यूजन होता है, और सॉलिड से लिक्विड के भाई, और ये चेंज कब होता है, चेंज होता है मेल्टिंग पॉइंट पर, टेम्परेचर में से केल्विन पे लेना है। ठीक है, तो देखो होता क्या है, जो डेल्टा एस होता है ये ध्यान रखना, ये वैसे रिवर्सिबल होता है। जब आपको पता होगा दो टाइप की हीट होता है, पता ही होगा, स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट। जब भी स्टेट का चेंज होता है तो दोनों स्टेट एग्जिस्ट करते हैं, तो आप लिखना चाहो लिख लो, वैसे इक्विलिब्रियम ही होता है। तो वैसे केस में फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर इन मेल्टिंग पॉइंट। ये इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है एग्जाम में, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन सारे एग्जाम में आता है, स्पेशली जेईई मेन नीट वालों का फेवरेट है। ठीक है, ये तो इस फॉर्मूले पे सॉलिड से लिक्विड गए, या फिर मान लो लिक्विड से गैस आ रहे हो, तो लिक्विड से गैस, तो ये क्या होगा, ये होगा डेल्टा एच वेपराइजेशन। तो इसमें जो डेल्टा एस होगा इसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन ये बॉइलिंग पॉइंट पे होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट से डिवाइड करना है। ठीक है, ऐसा होगा, मतलब ये समझ में आपको आ ही रहा है। और सबसे लास्ट में, अगर गैस से हम लोग, गैस नहीं, अगर सॉलिड से गैस में जाते, एक बात ध्यान रखना, सॉलिड से लिक्विड जाओगे एंट्रोपी बढ़ेगी। ठीक है, तो प्लस होगा, अगर लिक्विड से सॉलिड गए तो एंट्रोपी कम, तो माइनस हो जाएगा। एंट्रोपी कम तो निगेटिव, एंट्रोपी बढ़ेगा तो पॉजिटिव, एंट्रोपी कम तो निगेटिव। तो गैस से सॉलिड, तो ये क्या होगा, ये डेल्टा एस सब्लिमेशन होता है ना ये, तो ये क्या होगा, डेल्टा एस क्या होगा, इस सब्लिमेशन टेम्परेचर। ठीक है, सब्लिमेशन टेम्परेचर। ठीक है, ये आपका होगा। इसमें एक चीज ध्यान रखना है, एंट्रोपी की यूनिट। ठीक है, यूनिट ऑफ एंट्रोपी, तो लिखो देखो हीट हम लोग नॉर्मली किस फॉर्म में लिखते हैं, हीट नॉर्मली लिख रहे थे किलो जूल पर मोल या फिर जूल पर मोल, तो वो जूल पर मोल था, इसको टेम्परेचर से डिवाइड कर दिया, तो याद रखना इसका यूनिट क्या होता है नॉर्मली, फिर जूल पर मोल पर केल्विन। बाकी कंडीशन पे डिपेंड करेगा,
एक मोल के लिए करोगे तो पर मोल, और अगर मान लो मास के टर्म में आएगा तो पर ग्राम। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। डेल्टा एच मतलब जो गिवन है, और 200 किलो जूल पर मोल, ठीक है, गिवन है। तो इसमें नीचे लिखो, तो नीचे लिखो फाइंड द, वही बॉइलिंग पॉइंट जो है पता ही होगा आपका 373 केल्विन ही लेना होता है, ठीक है, 370। तो फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी फॉर अबव प्रोसेस इन द टर्म्स ऑफ, दो चीजें इन द टर्म्स ऑफ, पहले लिखो जूल पर मोल पर केल्विन, एंड सेकंड लिखो जूल पर ग्राम पर केल्विन, ठीक है, दो टर्म में। तो देखो पहला करते हैं, देखो पहला क्या होगा, डेल्टा एच, अरे बहुत सिंपल है, ये जो गिवन है किलो जूल है तो उसको 1000 मल्टीप्लाई अपन 373, ठीक है। तो जो एंट्रोपी चेंज होगा इसको बस डिवाइड कर दो, इसमें नॉर्मली कुछ ज़्यादा होता नहीं है, और तो इसको टेम्परेचर से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आया 536, ये जूल पर मोल, और पर ये एक मोल के लिए। अगर आपको 1 ग्राम के लिए करना है तो मोल का मतलब 18 ग्राम, तो 18 ग्राम के लिए है, तो अगर 1 ग्राम के लिए करना है तो इसको 10 से डिवाइड कर दो, तो 536/18, तो ये हो जाएगा 29.8। अब ये हो जाएगा जूल पर ग्राम पर केल्विन, ठीक है। तो ऐसा कुछ आया, तो बस यही आ सकता है, मोल को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, बस, ठीक है। ये तो ये हो गया एंट्रोपी के बारे में, जहाँ पे हम लोगों ने एंट्रोपी को सिंपल समझा, और फिर इसका कुछ न्यूमेरिकल वाले फॉर्मूले लिखे, ठीक है। पहले वाले फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आने के चांस बहुत कम है, पर उस पर 1-2 न्यूमेरिकल हम लोग लास्ट में, चैप्टर जब खत्म होगा लास्ट में वो कर लेंगे, इस नेक्स्ट लेक्चर में या फिर उसके अगले लेक्चर में, बस मतलब ज़्यादा अब लेक्चर 1 या 2 चैप्टर का ही, मतलब 1 या 2 ही लेक्चर का बचा हुआ है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे गिब्स एनर्जी, और फिर उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो एंट्रोपी पे नॉर्मली डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं न्यूमेरिकल, पर हम लोग नॉर्मली थ्योरी वाले क्वेश्चंस ही आते हैं, पर हम लोग इस पर कुछ 1-2 न्यूमेरिकल लेक्चर के लास्ट में कर भी लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं।